डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, जो कि नई मूवी है डीमन स्लेयर की, और इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं एनिमे हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये मूवी इतनी सक्सेसफुल थी कि इसने मार्वल और डीसी की मूवीज़ को भी हरा दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? डीमन स्लेयर की मूवी इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई और अचानक से ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर की इस नई मूवी के बारे में, और इस मूवी से क्या फ़र्क पड़ेगा एनिमे मूवीज़ और फ्यूचर के लिए। और हाँ, इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर तुम्हें स्पॉयलर्स अवॉइड करने हैं तो इस वीडियो को मत ही देखो। तो इस वीडियो की शुरू करने से लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो डीमन स्लेयर की ये नई मूवी इन्फिनिटी कैसल, इस मूवी का बजट था 20 मिलियन, और इस मूवी ने अभी तक 616 मिलियन तक कमा लिए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस मूवी ने मार्वल और डीसी की मूवी से भी ज़्यादा कमा लिया है। जैसे फैंटास्टिक फोर, जो कि मार्वल की मूवी है, उसने कमाए 518 मिलियन, वहीं पर सुपरमैन ने कमाए 615 मिलियन, और डीमन स्लेयर ने इन दोनों को सरपास कर लिया है, और अब तो वो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक एनिमे मूवी जो कि आर रेटेड है, उसने इतने सारे पैसे कैसे बना लिए? क्योंकि दूसरे स्टूडियोज भी नोटिस कर रहे हैं, और ये एनिमे के लिए बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि अब शायद एनिमे मूवीज आने वाली है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम लोग डीमन स्लेयर की। तो डीमन स्लेयर एक बहुत ही कमाल का एनिमे है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। एक डीमन तांजिरो की फैमिली को मार देता है, और उसकी बहन बचती है जिसका नाम है नेज़ुको। अब तांजिरो का एक गोल है नेज़ुको को वापस से ह्यूमन बनाना, तो एक डीमन स्लेयर बन जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग बनता ही जाता है डीमंस को मारने के लिए। यही है इसकी सिंपल स्टोरी। अब जब इसका सीजन 1 आया था तो ये एनिमे बहुत ही सक्सेसफुल था। मतलब मैंने भी इसको देखा था और मेरा भी दिमाग स्टार्ट हो गया था कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब तुम्हें एपिसोड 19 याद है? वो तो बिल्कुल कमाल का ही था। ये क्या? म्यूजिक, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया। और बात करें एनिमेशन की, तो डीमन स्लेयर की सबसे अच्छी बात यही थी कि इसकी अच्छी एनिमेशन थी। मतलब हर एक सीन, हर एक फाइट, हर एक मूवमेंट, उसके अंदर अच्छी एनिमेशन होती है। और यूफोटेबल ने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो कि इसका एनिमे स्टूडियो है। लेकिन फिर जब डीमन स्लेयर का सीजन 1 खत्म हुआ, फिर इसकी एक और मूवी जिसका नाम था डीमन स्लेयर म्यूगेन ट्रेन, और ये वाली मूवी भी बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे एनिमे मूवीज़ के लिए। ये नंबर 1 मूवी बन गई थी जापान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। और ये वाली स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पर डीमन स्लेयर ने छोड़ा था। मतलब ये लिटरली सीजन 2 था, लेकिन उन लोगों ने सीजन 2 को मूवी में बना दिया, और वो बहुत अच्छे से काम कर गया। फिर आता है इसका सीजन 2, जहाँ पर लोग देखते हैं कि तांजिरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके जाते हैं साउंड हाशिरा के साथ, और वो लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, और इस आर्क का नाम भी यही है, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। और ये वाला सीजन तो बहुत ही कमाल का था। इसकी एनिमेशन इतनी अच्छी थी, और यूफोटेबल ने तो एक नया स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया था एनिमेशन के लिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार इसको देख रहा था तो मैं भी इसको देख के शॉक हो गया था कि ये कितना अच्छा है। मतलब तुम्हें याद है जब तांजिरो बिल्कुल पागल हो गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थी, वो मोमेंट कितना कूल था। और शुरुआत से लेकर आखिर तक ये पूरा सीजन बहुत खतरनाक था, और मैं तो इसको लगातार देखता ही गया था। ये तो बिल्कुल मास्टरपीस था सच में। लेकिन फिर आया इसका सीजन 3, जो कि बहुत ही बुरा था मेरे ख्याल से। ये वाला सीजन था स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क, और ये बहुत ही बुरा था। मतलब इसकी पेसिंग बहुत बुरी थी, विलेंस बड़े बेकार थे, पावर स्केलिंग बहुत ऊपर नीचे हो गई थी। वैसे एनिमेशन तो तब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये आर्क स्टोरी वाइज बहुत ही बुरा था। सीजन 2 के अंदर जो हम लोग को विलेंस दिखते हैं वो कितने कूल होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। उनकी अच्छी बैक स्टोरीज होती हैं, उनकी पावर कितनी कूल होती है, और वो लिटरली पावरफुल लगते हैं। टैंगेन जो कि हाशिरा था, वो अपना हाथ खो देता है, उसको पॉइजन लग जाता है और पता नहीं क्या क्या, और वो भी तब होता है जब वो लड़ रहा होता है अपर रैंक 6 से। लेकिन जो विलन हम लोग दिखते हैं स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के अंदर, वो होते हैं अपर रैंक 5 और अपर रैंक 4, और वो दोनों बड़े घटिया होते हैं, ग्योको और हांतेंगू। इन दोनों की पावर बड़ी अजीब थी, और बिल्कुल दोनों बोरिंग थे। एक तो वो था जिसका सर करता था, लेकिन पर्सनैलिटी तब भी बढ़ती जाती थी, और वो कभी मरता ही नहीं था। और दूसरा तो मटके के अंदर बैठ के चिल्ला रहा होता था। तो ये दोनों बड़े बेकार थे, और दोनों हाशिरा ने इनको अकेले ही हरा दिया था। मोइचिरो ने ग्योको को हरा दिया था, और तांजिरो सब ने मिलके हांतेंगू को हरा दिया था। और हांतेंगू बिल्कुल घटिया विलेन था। मतलब वो मरता है, वापस से जिंदा हो जाता है, वो मरता है, वापस से जिंदा हो जाता है, और फिर पता चलता है कि वो कहीं और है, और फिर वो सबको फ्यूजन कर लेते हैं, और फिर सब उससे फाइट करते हैं। तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था इस आर्क के अंदर। और इस वाले आर्क के अंदर तो मैंने पूरा एनिमे छोड़ भी दिया था, क्योंकि इतना बोरिंग हो गया था, और उसकी पेसिंग बहुत ही बुरी थी। लेकिन इस आर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होती है कि नेज़ुको सन से इम्यून हो जाती है। मतलब सन से वो इफेक्ट नहीं होती है, और ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है स्टोरी के अंदर, क्योंकि इससे सब कुछ बदल जाता है। और मूजान जो कि नंबर 1 डीमन है, मतलब उसी ने डीमंस को बनाया है, वो मूजान लग जाता है नेज़ुको को पीछे, क्योंकि उसको भी सन के अंदर रहना है, और अगर वो सन के अंदर रह गया
तो वो तो लिटरली सबसे खतरनाक बन जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इसकी एक ही लिमिटेशन है और वो है सन। अगर वो सन के अंदर आ गया तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर उसको नेज़ुको मिल गई तो वो इम्यून हो जाएगा और अब उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए शुरू होता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, और ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा था मेरे ख्याल से। सब ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि सबको पता है कि मूसान आने वाला है और फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। और यही होता है सीजन 4, जहाँ पर तांजिरो, ज़ेनात्सु और इनोसुके ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। तेंगेन रिटायर्ड हो जाता है, तांजिरो उसके साथ ट्रेनिंग करता है, तांजिरो मोइचिरो के साथ ट्रेनिंग करता है, कानरोजी के साथ ट्रेनिंग करता है और ओबनाई के साथ भी ट्रेनिंग करता है, इस वाले हाशिरा के साथ भी ट्रेनिंग करता है और स्टोन हाशिरा के साथ भी ट्रेनिंग करता है और गियो के साथ ट्रेनिंग फिनिश करता है। तो ये वाला आर्क बहुत अच्छा था और ये तांजिरो को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। और इस आर्क की एंडिंग बहुत ही कमाल की थी। मतलब मुजान उबायाशिकी के पास आ जाता है और उबायाशिकी क्या करता है, वो पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है और पूरे धमाके के अंदर मुजान की हालत ही खराब हो जाती है। फिर सभी की सभी हाशिरा उस सबको अटैक करने लग जाते हैं और तभी मुजान उन सबको गिरा देता है इन्फिनिटी कैसल के अंदर। उस सब के अलावा ज़ेनात्सु को भी एक लेटर मिलता है जिससे वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। और इसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू होती है मूवी के अंदर, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। और इसलिए ये मूवी इतनी कमाल की थी क्योंकि इसके अंदर सब कुछ था, खतरनाक फाइटिंग, खतरनाक एनिमेशन, खतरनाक स्टोरी और सब कुछ। अब डीमन स्लेयर की कुछ बुरी बात भी थी और वो थी बहुत सी बैक स्टोरीज। मतलब वो हर एक डीमन की बैक स्टोरीज दिखा रहे होते हैं। मतलब वो लिटरली मरने वाला है और तभी हम लोग देखते हैं वो कितना बेचारा गरीब था और पता नहीं क्या क्या हुआ उसके साथ, बेचारा रो रहा था और फिर वो डीमन बन गया और सबको मारने लग गया और फिर तांजिरो उसको मार देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता था और ये देख के मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। मतलब डीमन है वो लोगों को मारता है, वो लिटरली मरने वाला है, उसकी बैक स्टोरी देख के मैं क्या करूँगा। लेकिन इसके अलावा अनोइंग कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स जो कि बिल्कुल वन डिमेंशनल हैं। तांजिरो बिल्कुल अच्छा बच्चा है, ज़ेनात्सु बिल्कुल अनोइंग, बिल्कुल घटिया, और इनोसुके तो लिटरली एक हैवान बन के घूम रहा होता है और कुछ भी कर रहा होता है। और बाकी सभी हाशिरास भी बिल्कुल ऐसा ही हैं। उन सब के पास बस एक ही ट्रेट है, जैसे कानरोजी जिसको बस प्यार की लगी होती है, और गियू जो कि बिल्कुल सीरियस रहता है हमेशा, या फिर ओबनाई जो कि बिल्कुल सीरियस रहता है और बहुत ही डरावना। तो हाँ, पूरे एनिमे के अंदर बहुत ही वन डिमेंशनल कैरेक्टर्स थे और यही सबसे बुरी बात है डीमन स्लेयर के बारे में। और सबसे बड़ी बात जो कि इसकी बुरी है कि ये बिल्कुल सिंपल स्टोरी है। अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं, अच्छे लोग बुरे लोगों को मार देंगे और बस स्टोरी कंप्लीट। डीमन स्लेयर्स अच्छे हैं और डीमंस बुरे हैं। वहीं पर दूसरे एनिमे के अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्स स्टोरीज होती हैं, जैसे जुजुत्सु काइसन, जहाँ पर गोजो बीवे लग रहा होता है और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं वो लोग। कभी सुकुन अच्छा काम कर रहा होता है, कभी गोजो बीवे काम कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है जुजुत्सु काइसन के अंदर। और दूसरे एनिमे के अंदर भी बहुत भारी होता है। उसी की तरह चेनसो मैन के अंदर भी बहुत सारे इविल कैरेक्टर्स हैं और डेंजी भी इविल लगता है बिल्कुल, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं है कौन मर रहा है कौन जी रहा है। लेकिन तांजिरो बिल्कुल अच्छा बच्चा है, वह किसी को भी नहीं मरने देगा। लेकिन मैं बताऊं कि डीमन स्लेयर का एक एडवांटेज है, क्योंकि इसकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। इसको समझने के लिए तुम्हें एनिमे की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, ना कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत है। ये बस एक सिंपल स्टोरी है जो कि देखने के लिए बनाई है और एंटरटेनमेंट है। ये कुछ नया ट्राई नहीं कर रही और ना ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। ये बस एक स्टोरी है अच्छाई और बुराई की, और ये बहुत अच्छे से काम करता है डीमन स्लेयर के लिए, क्योंकि दूसरे एनिमे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और कुछ लोगों के लिए वो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे जुजुत्सु काइसन, यूजी के अंदर पता नहीं कौन सा कर्स डीमन आ गया है और पता नहीं कहाँ से कुछ भी आ रहा है, ये लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होगा। और चेनसो मैन के अंदर तो पता नहीं क्या हो रहा है। सच बताऊं तो चेनसो मैन बहुत अजीब मांगा है। मतलब मैंने उसका एक लीक देखा था और उसके अंदर पता नहीं कौन सा एसटीडी डेविल आ चुका है जो कि पता नहीं कौन सी वियर्ड डील्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं बताना। और तो हाँ, बाकी सभी एनिमेस तो बहुत ही डीप और बहुत अजीब से होते हैं, लेकिन डीमन स्लेयर की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। तांजिरो जो कि अपनी बहन नेज़ुको को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये बिल्कुल सिंपल मोटिवेशन है तांजिरो के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज ना भी हो तुम समझ सकते हो कि तांजिरो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये समझने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस तांजिरो अपने आखिरी फैमिली मेम्बर को बचाना चाहता है। अब इससे अच्छी और सिंपल मोटिवेशन क्या हो सकती है। और सिंपल स्टोरी के साथ अच्छी एनिमेशन, अच्छी फाइट्स और सब कुछ बढ़िया। तो हम मेरे ख्याल से डीमन स्लेयर एक मास्टरपीस है। मतलब वो कुछ नया क्रिएट नहीं करता, ना ही कुछ अलग करता है दूसरों से, वो बस एक सिंपल मास्टरपीस है जो कि अच्छाई और बुराई की स्टोरी को बताता है। और यही वजह है कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल इतनी हिट थी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बढ़िया था। हम लोग देखते हैं शिनोबु की फाइट, जहाँ पर हम लोग उसकी बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे उसकी बहन थी और कैसे डोमा ने उसको मार दिया, और अब शिनोबु अपना बदला लेने के लिए आई है और वो भी उसमें फेल हो गई। वहीं पर ज़ेनात्सु अपना बदला लेने आया होता है अपने मास्टर के लिए, जो कि बहुत ही कूल होता है जब वो अपनी 7th फॉर्म बना के उस डीमन को मार देता है। वहीं पर तांजिरो अपनी नई ताकत खोल रहा होता है, जहाँ पर वो अपने डैड की सिखाई हुई चीज़ों से सीख रहा होता है ट्रांसपेरेंट विजन के बारे में। तो हाँ, ये भी बहुत कूल था।
और आकाशा की बैक स्टोरी कितनी ज़्यादा सैड थी, और ये वाली बैक स्टोरी एक्चुअली मैटर भी करती है क्योंकि एक्सप्लेन करती है कि आकाशा क्यों हार गया, और ये बिल्कुल फिटिंग थी आकाशा के लिए। तो हाँ, ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है एनिमे के अंदर। लेकिन इससे आगे जाकर एनिमे मूवीज़ को क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब म्यूगेन ट्रेन और इन्फिनिटी कैसल ये दोनों बहुत हिट थी, लेकिन ऐसा क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि वो दोनों कैनन स्टोरी थी, ना कि कोई साइड स्टोरी। क्योंकि जब भी एनिमे मूवीज़ बनती हैं वो हमेशा साइड स्टोरी होती हैं या फिर नॉन कैनन। जैसे ड्रैगन बॉल की पुरानी मूवीज़ और वन पीस की मूवीज़, वो साइड स्टोरीज होती हैं, और अगर तुम उनको ना भी देखो तो चलेगा। लेकिन डीमन स्लेयर के साथ साथ ये बदल रहा है, और ये ड्रैगन बॉल सुपर से शुरुआत भी हो गया था। मतलब ड्रैगन बॉल बैटल ऑफ गॉड्स नई कैनन स्टोरी थी, फिर रिजरेक्शन एफ भी आई, फिर ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली भी आई जो कि एक कैनन स्टोरी थी, और ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो, और वो चारों मूवी बहुत हिट थी। वहीं पर जुजुत्सु काइसेन ने भी जुजुत्सु काइसेन 0 बनाई थी, जहां पर हम लोग को देखने को मिलती है यूटा की स्टोरी, और वो भी बहुत हिट मूवी थी। और डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के साथ साथ चेनसो मैन की मूवी भी आई है जिसका नाम है रेजे, और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो भी बहुत अच्छी मूवी है और वो भी बहुत आगे जाएगी। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि जुजुत्सु काइसेन का जो नया सीजन आ रहा है उसके पहले के एपिसोड्स की हमें एक मूवी देखने को मिलने वाली है। तो हाँ, शायद डीमन स्लेयर के साथ साथ अब मूवीज बहुत बदलने वाली हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोजो वर्सेस सुकुना एक मूवी फॉर्म के अंदर आए, और ये कितना ज़्यादा हाइप होगा। मतलब सोचो, गोजो वर्सेस सुकुना मूवी के अंदर नॉन स्टॉप फाइटिंग, खतरनाक एनिमेशन और बिल्कुल सब कुछ खतरनाक, उसकी कितनी हाइप होगी सोचो। और गोजो वर्सेस सुकुना वैसे भी बहुत हाइप है, तो उसकी मूवी कितने ज़्यादा पैसे कमाएगी, और मेरे ख्याल से तो वो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल से भी बहुत पैसे बना सकती है। तो हाँ, एनिमे का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट लग रहा है इसके हिसाब से। तो डीमन स्लेयर की नई मूवी ने एनिमे मूवीज़ को बदल के रख दिया है। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में नीचे बताओ, इसमें लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर